हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आने वाली एपीओ, ठीक है, और झारखंड पीसीएस जेएलओ और हर तरह के एग्ज़ाम के लिए जो भी आप जुडिशरी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं जज बन के, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ये 50 क्वेश्चन की क्लास आई है। और खासकर हिंदी भाषा में है तो इसलिए आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। वो क्वेश्चन है इसमें जो आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि कब कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में रूबरू हो जाए, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की गलती ना करें। तो इसी आशा के साथ कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो और हमारी मेहनत और आपकी मेहनत रंग लाए, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये सीआरपीसी की क्लास है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 162 किसके संरक्षण के लिए है या किसका संरक्षण करती है। ए आरोपी, बी गवाह, सी पुलिस अधिकारी या डी मजिस्ट्रेट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ये आरोपी का संरक्षण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 162 के तहत संरक्षण है। ए सिविल कार्यवाही में उपलब्ध है, बी संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत कार्यवाही के लिए उपलब्ध है, सी बलात्कार के मामलों में उपलब्ध नहीं है, या फिर डी केवल जांच के तहत अपराध के संबंध में आपराधिक जांच या परीक्षण में उपलब्ध है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत इकबालिया बयान क्या है। ए केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही बनाया जा सकता है, बी केवल मजिस्ट्रेट को स्वीकृति दर्ज करने की शक्ति प्राप्त है, सी पुलिस अधिकारी को दिए गए वैध है, और अभियुक्त, डी क्या कह रहा है, अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में रहते हुए किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया वैध है। इकबालिया बयान तो क्या है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो केवल आपका ऑप्शन बी है, केवल मजिस्ट्रेट को ही स्वीकृति दर्ज करने की शक्ति प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और पुराने हो तो एक काम ही करना है, शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। अगला देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता, लाइक कमेंट जरूर करें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 1964 के तहत केवल पुलिस या जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए व्यक्ति का बयान ही दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट के पास आने वाले व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से बयान दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, दिए गए बयान का स्वैच्छिक होना आवश्यक नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पुलिस अधिकारी बयान दर्ज करने के लिए अधिकृत है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल पुलिस या जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए व्यक्ति का बयान ही दर्ज किया जा सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, और पांचवे का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी। कबूलनामा दर्ज होते ही आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, कबूलनामा दर्ज होते आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। बाकी इकबालिया बयान पर आरोपी का हस्ताक्षर होना जरूरी है, ये भी सही है। मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह आरोपी का कबूलनामा दर्ज करने से पहले उसे चेतावनी दे कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो इसे उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दबाव, आरोपी नहीं है फिर भी उसके ऊपर दबाव है, उसके ऊपर हो सकता है किसी ने उसके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया है, उसके किसी बच्चों को या घर वालों को किडनैप कर लिया है, या जो भी जो मजबूरी हो, और उससे ज़बरदस्ती वो कबूलनामा करवा रहा है, तो उसके पहले मजिस्ट्रेट साहब जो है उसके ऊपर चेतावनी जरूर देते हैं कि देख लो भैया तुम्हारा है, एक बार तुमने बोल दिया उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये सबूत के रूप में माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा इकबालिया बयान स्वीकार्य है। ए, मजिस्ट्रेट ने स्वीकृति दर्ज करते समय अभियुक्त को विशेष रूप से यह नहीं बताया कि वह एक मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट ने आरोपी का कबूलनामा दर्ज किया लेकिन उस पर आरोपी से हस्ताक्षर नहीं करवाए। जांच अधिकारी आरोपी को जेल से मजिस्ट्रेट के पास ले गया, और जब कबूलनामा किया जा रहा था तो उसे अपने साथ रखा और आरोपी को वापस जेल ले आया। या फिर डी, मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त का इकबालिया बयान दर्ज किया लेकिन यह प्रमाणित करना भूल गया कि कबूलनामा स्वेच्छा से लिया गया है। तो देखिए इसमें कौन सा इकबालिया बयान स्वीकार है, तो वो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किसी अभियुक्त को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की जो शक्ति है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि 60 दिन के अंदर जांच पूरी नहीं होने पर जमानत पर रिहा करना होगा। ठीक है, रिहा करना होगा। पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजना संभव है। सी क्या कह रहा है, न्यायिक हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही पुलिस हिरासत में भेजना संभव है। देखिए न्यायिक हिरासत अलग है और पुलिस हिरासत, ऑप्शन आपको सेम लगेंगे, दोनों चीज़ें अलग हैं। और अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर आरोपी को रिहा करना होगा। तो इसमें सिर्फ एक कथन सही है दोस्तों, और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो रिहाई का प्रावधान इस अर्थ में अनिवार्य है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये आपका कथन सत्य है, ये आपका कथन सत्य है। मजिस्ट्रेट के पास जांच के लिए आरोपी आतंकवादियों को सेना की हिरासत में भेजने की शक्ति है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। इस धारा के अंतर्गत आदेश एक न्यायिक आदेश है, ये भी आपका सही है। और अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर आगे की हिरासत वास्तव में अवैध नहीं होती, तो ये भी जो है आपका सही है, ये भी आपका सही है। और पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 3 जब सही है तो बचा कौन सा, बचा आपका कौन सा, बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है आपका ये गलत है, यानी कि ये सत्य कथन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका राइट आंसर है ना, सेना की हिरासत में भेजने की शक्ति है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 31 सीआर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ठीक है, धारा 31 सीआरपीसी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ए, या उस सजा की मात्रा से संबंधित है जिसे पारित करने का न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, जहां अभियुक्त को एक मुकदमे में 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। या फिर बी, या प्रक्रियात्मक कानून का नियम है। सी, बोथ ऑफ एबव, या फिर डी, दोनों। ठीक है, सी कह रहा है या तो ये ए या तो बी, और डी कह रहा है दोनों के दोनों, ए बी। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, दोनों, ए बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत किए गए आरोप पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ए, किसी बच्चे से बलात्कार के अपराध के मामले में एफआईआर के 3 महीने के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका कथन सत्य है। फिर आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जमानत पर रिहा होने का अधिकार खो जाता है, ये भी आपका सही है। फरार आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा सकता है भले ही आरोपी गिरफ्तार ना हो, ये भी आपका सही है। अब गलत क्या है, तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका गलत है कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद पुलिस द्वारा मामले में आगे कोई जांच नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती भाई, की जा सकती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत संज्ञान लेना, किसी मामले का संज्ञान लेना क्या है, साहब इसका अर्थ क्या है। एक, परीक्षण शुरू करना, ऑप्शन ए। बी, आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करना। सी, मामले का न्यायिक संज्ञान लेते हुए। या डी, आपराधिक मुकदमे की आवश्यकता है या नहीं, या तय करने के लिए एक प्रशासनिक कार्यवाही। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मामले का न्यायिक संज्ञान लेना, ये होता है संज्ञान लेना का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग के न्यायिक प्रयोग की आवश्यकता नहीं। प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण करना न्यायालय के लिए खुला नहीं है। ठीक है। सी, एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष रूप से मजिस्ट्रेट और मामले के प्रभारी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। या फिर डी, अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किया जाना चाहिए। तो देखिए 12वें का जो सही जवाब है उसके तहत प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण करना न्यायालय के लिए खुला नहीं है। अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत संज्ञान लिया जा सकता है किन मामलों में। अपराध, आरोपी, साक्षी, अपराधियों।
तो ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल अपराध के मामले में। ऑप्शन बी कह रहा है कि हाँ अपराध और साक्षी के मामले में। ऑप्शन सी कह रहा है अपराध और आरोपी, और ऑप्शन डी कह रहा है पहला और चौथा, अपराध और अपराधियों। तो किसके मामले में? तो 13वें का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए, केवल अपराध के मामले में संज्ञान लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के प्रावधान लागू होंगे? ठीक है, किस मामले में? तो एक मजिस्ट्रेट ने जिला न्यायालय को पत्र कहा, जिला न्यायाधीश को, कि एक वकील उपद्रवी है और बहुत बड़ा जुआरी है, ही इज अ बिग गैम्बलर, और एक शरारती तत्व है, एक बैड एलिमेंट है। दूसरा, खंड विकास अधिकारी, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने आईपीसी की धारा 409 और 34 के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तीसरा, बीएसएफ के कर्मियों के खिलाफ एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की अवैध रिश्वत की मांग की गई थी और भुगतान करने से इनकार करने पर उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर दिया गया और सामान छीन के ले गए। और डी, एक न्यायाधीश पर एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक गवाह के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया गया। तो इन चारों मामले में किस मामले में धारा 197 के प्रावधान लागू होंगे? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जब न्यायाधीश कोई मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं जज साहब, और उस दौरान गवाह के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग किया और उसका उन पर आरोप लगा, तो ये मामला धारा 197 में आएगा सीआरपीसी के। ठीक है, अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 के तहत निम्नलिखित में से किस आवश्यकता का पालन करना आवश्यक है? ए, शिकायतकर्ता की जांच होनी चाहिए, बी, शिकायतकर्ता की जांच शपथ के तहत होनी चाहिए, सी, अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, या फिर डी, शिकायतकर्ता की जांच को लिखित रूप में कम किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 202 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट जांच स्वयं करेगा, पुलिस अधिकारी से जांच करने के लिए कहेगा, किसी ऐसे व्यक्ति से जांच करने के लिए कहेगा जो पुलिस अधिकारी नहीं है, या फिर डी, न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा? तो 16वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 203 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट किसी शिकायत को खारिज कर सकता है। देखिए, धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर सकता है। कौन सा वो मामला होगा? तब भले ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई हो, भले ही आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हो, भले ही सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पूछताछ न की गई हो, या भले ही शिकायतकर्ता की जांच न की गई हो, तो शिकायत खारिज कर सकता है 203 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि भले ही सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पूछताछ न की गई हो। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत दोषी होने की दलील के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, दोषी नहीं की दलील सीआरपीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, बी, वकील अभियुक्त की ओर से दोषी होने की दलील दे सकता है, सी, आरोपी द्वारा की गई स्वीकृति उसके लिए बाध्यकारी है, या फिर डी, पूंजीगत आरोप के लिए दोषी होने की दलील अस्वीकार्य है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोषी नहीं की दलील सीआरपीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 239 और 240 के अंतर्गत यदि आरोपी को आरोप मुक्त किया जाता है तो कारण बताया जाना चाहिए। अगर उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं तो कारण बताना होगा, यदि आवश्यक हो तो सुनवाई में साक्ष्यों की सुनवाई भी शामिल है। तो अब इन दोनों धाराओं के अंतर्गत इन 1, 2, 3 में कौन से आते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 आते हैं। 20वां क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 273 के तहत कोई मजिस्ट्रेट आरोपी के गवाह के रूप में पूछताछ के लिए शिकायतकर्ता को समन जारी नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए, अदालत अभियुक्त को गवाह द्वारा किए गए खर्चों को जमा करने के लिए नहीं कह सकती। ऑप्शन नंबर बी, आरोपी के कहने पर शिकायतकर्ता को दोबारा बुलाया जा सकता है, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो 20 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई मजिस्ट्रेट आरोपी की गवाह के रूप में पूछताछ के लिए शिकायतकर्ता को समन जारी नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत आमतौर पर किसी व्यक्ति को तब तक बरी नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन साक्ष्य नहीं ले लिया गया हो और मजिस्ट्रेट दर्ज किए जाने वाले कारणों पर विचार न कर ले कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। निम्नलिखित में से किस अनुभाग में इस नियम का अपवाद है? 239, 245, 248, 203। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 245। अगला देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 246 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आरोप लगाए जाने से पहले आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह नहीं कर सकता। यह कथन सत्य नहीं है। कर सकता है भैया, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 248 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और इसमें जो आपका सत्य कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह धारा तब लागू होगी जब कुछ साक्ष्य दिए गए हों और ऐसे साक्ष्य संतोषजनक ना हो तो धारा 248 के तहत कार्रवाई होगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 249 के तहत अभियुक्त को आरोप मुक्त करना। ए, सीआरपीसी की धारा 300 के प्रयोजन के लिए बरी माना जाता है। बी, मामले के गुण दोष पर आधारित है। सी, दूसरी शिकायत दर्ज करने पर रोक के रूप में कार्य करता है। या फिर डी, शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी कि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 25, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 250 के तहत मुआवजे का आदेश किया जा सकता है ऐसे मामलों में जहां अपराध शमन योग्य हो। ए, जहां आरोप मुक्त या बरी नहीं किया जाता। बी, मजिस्ट्रेट द्वारा केवल वही जांच आरोपित अपराध उसके द्वारा विचारणीय, ऑप्शन सी। या फिर डी, कार्यालय में उत्तराधिकारी के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत एक आदेश उसी अपराध के लिए आरोपी के मुकदमे पर संहिता की धारा 300 के तहत रोक के रूप में कार्य करती है। तो कौन सी है वो धारा? 256, 203, 227, 239। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए 256, धारा 256। अगला देखते हैं, देखिए लगातार पूरे 50 क्वेश्चन पूरे अंत तक देखिएगा, एकदम रैपिड फायर क्लास है। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे और ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, पूछे गए हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन 27, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है? ए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। बी, विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना। सी, राजस्व कार्यों को कार्यपालिका से पृथक करना। या फिर डी, कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को न्यायिक शक्ति प्रदान करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया था कि न्याय की वास्तविक या संभावित विफलता के अभाव में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 275 का अनुपालन न करने से उत्पन्न दोष सीआरपीसी की धारा 464 और 465 के तहत इलाज योग्य है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नैन सिंह बनाम नैन सिंह, बी, रामदयाल बनाम दिल्ली नगर निगम, सी, अब्दुल रहमान बनाम सम्राट, या फिर डी, रणजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 28 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहमान बनाम सम्राट। अगला क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 के लागू होने के लिए आवश्यक नहीं है। ए, कि अभियुक्त पर पहले भी मुकदमा चला होगा। बी, पिछले मुकदमे में अभियुक्त को दोष मुक्त करने के लिए। सी, पिछली कार्यवाही को अपराध के लिए होना। या फिर डी, दूसरा मुकदमा उसी अपराध के लिए हो जाना। तो 29 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पिछले मुकदमे में अभियुक्त को दोष मुक्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 30 देखिए क्या कह रहा है, एक वकील जिस पर आरोप है, पहला, एक आपराधिक अपराध का अपना बचाव स्वयं करने का हकदार है। दूसरा, किसी आपराधिक अपराध का अपना बचाव स्वयं करने का हकदार नहीं है। तीसरा, किसी अभियुक्त अपराध के अन्य आरोपियों के साथ वह अपने सह अभियुक्तों के वकील के रूप में मुकदमे में उपस्थित होने का हकदार नहीं है। या फिर चौथा है, किसी आपराधिक अपराध के अन्य आरोपियों के साथ वह अपने सह अभियुक्तों के वकील के रूप में मुकदमे में उपस्थित होने का हकदार है। तो ABCD 4 ऑप्शन है और ऊपर के चारों में से कौन से सही हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरपीसी की धारा 92 के तहत डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण को दस्तावेज वस्तु वितरित करने का आदेश देने में सक्षम नहीं है? जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 93(1)(c) में प्रयुक्त निरीक्षण शब्द का क्या तात्पर्य है? चीजें या दस्तावेज, इलाका या स्थान, दोनों, या तो ए या फिर बी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाका या स्थान। अगला देखते हैं, किसी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? ए, चोरी की संपत्ति को जमा करने और बेचने के उपयोग में।
बी, नकली सिक्के, करेंसी नोट और टिकटों को जमा करने, बिक्री और उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। सी, जाली दस्तावेजों और झूठी मोहरों को जमा करने, बिक्री और उत्पादन के लिए। या फिर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीआरपीसी की धारा 95 के तहत कुछ प्रकाशनों को जब्त किया जा सकता है और उसके लिए सर्च वारंट जारी किया सकता है। इस संदर्भ में प्रस्ताव है। तो देखिए एबीसी 3 प्रस्ताव हैं, उसमें से सही कौन से हैं? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बी और सी सही है। अब देख लेते हैं बी और सी क्या है। बी और सी, किसी पुस्तक को जब्त किया जा सकता है और उसके लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। किसी दस्तावेज को जब्त किया जा सकता है और उसके लिए तलाशी वारंट जारी किया सकता है धारा 95 के तहत। कुछ प्रकाशनों को जब्त करके सर्च वारंट जारी किया सकता है। इसमें पुस्तक भी हो सकती है और दस्तावेज भी हो सकता है, इसलिए बी और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सीआरपीसी की धारा 87 वारंट जारी करने को किसको अधिकृत करती है? समन के बदले में, समन के अलावा, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो देखिए 35 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, दोनों, समन के बदले में और समन के अलावा भी वारंट जारी करने को अधिकृत करती है। क्वेश्चन 36, सीआरपीसी की धारा 95 के तहत जब्ती की घोषणा को निम्न द्वारा रद्द किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी करता है। बी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सी, सत्र न्यायालय। या फिर डी, उच्च न्यायालय। तो जो 36 का सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय। 37 देखिए, जाल बिछाना, लाइंग द ट्रैप किसका भाग है? जांच का, पूछताछ का, प्रारंभिक जांच का, या फिर परीक्षण का? तो ये जो है आपका पूछताछ का भाग है। आगे बढ़ते हैं। जांच के दौरान बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। कोई भी पुलिस अधिकारी ले सकता है, जांच अधिकारी, दोनों, या फिर ए या बी? तो देखिए 38 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, जांच अधिकारी बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है, जांच अधिकारी के द्वारा बिना वारंट के। 39 देखिए, सीआरपीसी की धारा 103 के तहत बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जो किसी भी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट जारी करने में सक्षम है। ये धारा 103 के अंतर्गत है। ठीक है। क्वेश्चन 40, किसी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट, उस स्थान पर या उसके आसपास मौजूद किसी व्यक्ति की तलाशी शामिल है। ऑप्शन ए। बी, उस स्थान पर या उसके आसपास किसी व्यक्ति की तलाशी शामिल नहीं है। सी, इसमें उस स्थान पर या उसके आसपास किसी व्यक्ति की तलाशी तभी शामिल है जब ऐसे व्यक्ति पर अपने शरीर के बारे में कोई वस्तु छुपाने का संदेह हो जिसके लिए तलाशी की जा रही हो। या फिर डी, कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं। तो 40 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं 41, जिस इलाके में जगह की तलाश की जानी है वहां के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों का शामिल होना किसके तहत अनिवार्य है, किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो ये जो है आपका 101, 102, 103, 104। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीआरपीसी की धारा 104 के तहत ये 2 सम्मानित निवासियों का होना जरूरी है, या उससे अधिक भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 42, जहां एक मजिस्ट्रेट जिसे कानून द्वारा चोरी की संपत्ति होने के संदेह वाले स्थान के लिए तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है, गलती से तलाशी वारंट जारी कर देता है, तो क्या होगा? तलाशी कार्रवाई शून्य होगी, रद्द की जाएगी। ए, तलाशी कार्रवाई शून्य नहीं होगी और रद्द किए जाने योग्य नहीं होगी। सी, तलाशी कार्रवाई केवल तभी रद्द की जाएगी जब तलाशी से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जाएगी। या फिर ए या सी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, या तो पहला या तो तीसरा। तो 42 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, या तो पहला होगा या फिर तीसरा होगा, है ना। या तो शून्य होगी, रद्द होगी, और या तो फिर तलाशी कार्रवाई केवल तभी रद्द होगी जब तलाशी से पीड़ित किसी व्यक्ति से द्वारा चुनौती दी जाएगी। क्वेश्चन 43 है, सीआरपीसी की धारा 93(3) में प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य मजिस्ट्रेट डाक और तार प्राधिकरण की हिरासत में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी का वारंट जारी करेगा। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं है ऐसा वारंट जारी करेगा, तलाशी कार्रवाई शून्य होगी, यानी कि उसके लिए निर्दिष्ट नहीं है फिर भी कर रहा है, तो क्या होगा? तलाशी कार्रवाई शून्य होगी। यदि चुनौती दी गई तो पीड़ित व्यक्ति के कहने पर तलाशी कार्रवाई रद्द कर दी जाएगी। तो ये सी वैध रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तलाशी कार्रवाई शून्य होगी। अगला देखिए, किसी गैर संज्ञेय मामले में जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच करने का आदेश देता है तो यह संज्ञेय अपराध मामले के बराबर होगा और पुलिस के पास जांच के संबंध में सभी शक्तियां होंगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर, इस शक्ति को छोड़कर बाकी सभी शक्तियां होंगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 45, सीआरपीसी की धारा 39 और 40
कुछ अपराधों के घटित होने के संबंध में जानकारी देना अनिवार्य बनाती है। ऐसी जानकारी इन्हें दी जा सकती है, किसको? एक मजिस्ट्रेट को, एक पुलिस अधिकारी को, या तो एक मजिस्ट्रेट को या एक पुलिस अधिकारी को, और या फिर दोनों को एक साथ। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, या तो मजिस्ट्रेट को या तो फिर पुलिस अधिकारी को। अगला देखते हैं, जब कोई पुलिस किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में मामला दर्ज करती है तो मामले का पंजीकरण निम्नानुसार होता है। सीआरपीसी की धारा 154, 155, 156(3) या फिर 190। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सीआरपीसी की धारा 154। अगला देखते हैं, आमतौर पर एक एफआईआर की एक प्रति निम्नलिखित के अनुपालन में पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास दायर किया जा सकता है। धारा देखिए सीआरपीसी कौन सी होगी इसमें, 156, 57, 158, 159। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीआरपीसी की धारा 157। अगला देखते हैं कि सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में देरी ए हमेशा अभियोजन मामले को पूरी तरह से खारिज कर देगा, बी एफआईआर पर संदेह करने के लिए वैध आधार प्रदान करने वाली परिस्थिति कभी नहीं होगी, सी रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एफआईआर पर संदेह करने के लिए वैध आधार प्रदान करने वाली परिस्थिति हो भी सकती है और नहीं भी, और ऑप्शन नंबर डी या तो बी या सी। तो इसका जो सही जवाब है 48 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं 49, जहां एफआईआर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में देरी होती है, तो ए जांच जारी होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट एफआईआर भेजने में देरी के कारण जांच रोकने का आदेश दे सकता है, सी मजिस्ट्रेट एफआईआर भेजने में देरी के बावजूद जांच रोकने का आदेश दे सकता है, डी मजिस्ट्रेट आमतौर पर जांच रोकने का आदेश दे सकता है। तो 49 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, अगर एफआईआर भेजने में देरी होती है जांच जारी रहनी चाहिए धारा 157 के तहत। किसी मामले में जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति की उपस्थिति की मांग करने की शक्ति है, धारा 158, धारा 159, धारा 160, धारा 161। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 160। तो दोस्तों ये थे आज के सीआरपीसी के 50 बेहतरीन क्वेश्चन। आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन क्वेश्चनों से तुरंत के तुरंत रूबरू हो सकें। नोट्स बनाते रहिए और आप सभी के सिलेक्शन की आशा करते हुए अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।